आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेपरवाह इश्क एपिसोड 5। कहानी का 5वां भाग शुरू करने से पहले हमारे सभी दोस्तों का दिल से आभार। कहानी को आप अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। ऐसे ही साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कबीर खुद ही किसी भी पल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मुझे छोड़ देंगे, फिर तो मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। ना जाने क्यों ये सब सोचकर उसका दिल दुखी हो रहा था। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो भारी मन से बिस्तर पर पड़े अपने कपड़ों को समेट रही थी जब दरवाजे पर हल्की से दस्तक हुई। सोनी का इस वक्त चहलकदमी करते हुए बेझिझक कली के कमरे में आना कली को खटकने लगा। माँ ने पहले सोनी के कमरे में ही कली का सामान रखवाया था, लेकिन फिर सोनी के आने से पहले ही उन्होंने कली के स्वभाव को देखते हुए अलग कमरे में ही शिफ्ट कर दिया था, ताकि उसे किसी भी तरह की कोई झिझक महसूस ना हो और आराम से वो अपने सब कामों को अंजाम दे सके। सोनी के चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान को देखकर कली का माथा एक बार फिर से ठनका। मन की बात सुबह पर लाते हुए उसने आखिरकार सोनी से पूछ ही लिया, क्या बात है दीदी, आज आपको नींद नहीं आ रही? रोज तो खाना खाते ही सो जाती हो। कली को इस तरह बेबाक बातें करते हुए देखकर इतना तो कली समझ चुकी थी कि कली को आज उसके भाई के गुस्से का शिकार नहीं होना पड़ा, बल्कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो पहले से काफी शांत दिख रही है। वरना उस वक्त तो ऐसे उछली थी जैसे हम उसे किसी खुकार शेर की मांद में भेज रहे हैं। और अब देखो उल्टा मुझसे ही ऐसे ढिठाई से सवाल जवाब कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोने तो मूड बनाकर आई थी कि वो कली की खिंचाई करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। कली पूरी तैयारी के साथ आज उसकी खिंचाई करने पर तुली थी। सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन ये क्या, कली और सोनी दोनों ही अपने अपने कमरों में आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। दोनों के देर से उठने के कारण उनकी ट्रेन मिस हो चुकी थी और अब गाड़ी से चलने का प्लान बन रहा था। कबीर ट्रेन छूट जाने के कारण काफी झल्लाए हुए थे। उनके स्वभाव के बारे में सभी को पता था। ट्रेन छूट जाने के कारण गाड़ी से जाना है, इस बात पर सबसे पहले कली ने अपना बैग पैक करके सबके सामने लाकर रख दिया। गाड़ी में जानबूझकर सोनी ने कली को आगे वाली सीट पर बैठाया था, कबीर के बगल में। पीछे वाली सीट पर माँ, सोनी और जैसिका बैठी हुई थी। कली को कबीर के बगल में बैठकर जहाँ कली को झिझक महसूस हो रही थी, वहीं जैसिका का जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था। लेकिन वो इन लोगों के बीच कुछ कह भी नहीं पा रही थी, और ऊपर से सोनी का बार बार कली को कबीर को लेकर छेड़ना जैसिका की जलन को और बढ़ा रहा था। की आंखों में इस वक्त सोनी के लिए अपरंपार गुस्सा भरा हुआ था। उसका इस तरह सबके बीच कली और कबीर को जोड़कर मजाक करना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसका बस चलता तो वो सोनी को अभी इसी वक्त गाड़ी से धक्के दे देती, लेकिन मजबूरी में हाथ और दिमाग दोनों को शांत रखना पड़ रहा था। बेचारी बेबसी से सबका मुंह ताक रही थी और सबके मजाक में छूट-पूट शामिल होकर मुस्कानों की एक्टिंग कर रही थी। बीच में एक जगह छोटा सा ढाबा देखकर सोनी खाने के लिए मचलने लगी। उसकी बात मानकर सभी लोग थोड़ा बहुत नाश्ता करने के लिए ढाबे की तरफ बढ़ गए। कली अपनी तरफ से सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वो अपनी सीट बेल्ट नहीं खोल पा रही थी। इस बात को लेकर उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सभी लोग आगे निकल गए थे। कबीर भी अपनी तरफ का डोर खोलकर बाहर आते हुए कली से बाहर आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जब उसे अपनी सीट बेल्ट में इस कदर उलझा हुआ देखा तो उसकी परेशानी समझ गए और उसकी तरफ का डोर ओपन करके सीट बेल्ट खोलने में उसकी मदद करने लगे। लेकिन उनकी करीबी कली को असहज बना रही थी। कुछ देर पहले सोनी द्वारा किया गया मजाक उसके मन को पहले ही गुदगुदा गया था। वो अपनी सोच से बाहर आती उससे पहले ही कबीर ने फिर से उसके कान में सरगोशी की, अब बाहर भी आओ क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? वहाँ सब लोग कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी धड़कनें फिर से बेतहाशा दौड़ने पर मजबूर हो गई। वो अपनी धड़कनों को काबू करते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। दोनों को आने में देर होता हुआ देखकर सोनी खुद ही उन्हें बुलाने के लिए आ रही थी, लेकिन दोनों को साथ आता हुआ देखकर वापस लौट गई। कली कबीर के साथ चलते हुए अचानक से पूछ ही लेती है, आपको मुझसे इतनी चिढ़ है, मुझसे इतनी नफरत करते हैं, फिर मुझसे ही शादी करने का फैसला आपने क्यों लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद आप मुझसे गिन गिन कर बदला लेना चाहते हैं? उसकी बचकानी बातों को सुनकर कबीर को हंसी आ रही थी, लेकिन उनकी ये मजबूरी थी कि वो उसके सामने हंस भी नहीं पा रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे, इसका मतलब ये है कि इस बेवकूफ़ लड़की को आज भी मैं वही अकड़ू और बदतमीज इंसान नजर आ रहा हूँ।
समझेगी ये, कब तक इसका ये बेपरवाह इश्क मुझे तड़पाता रहेगा। उनकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर कली ने ना में गर्दन हिलाते हुए उनकी तरफ मुंह बना लिया, जिसे कबीर देख तो नहीं पाए, लेकिन महसूस उन्हें जरूर हो गया था। ने के बाद एक बार फिर से सभी लोग आगे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार जेसिका ने चालाकी दिखाते हुए कली की सीट झटक ली। उसकी चालाकी देखकर सोनी मन महसूस कर रह गई, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था, इसलिए चुपचाप एक बार फिर से आगे का सफर शुरू हुआ। इस बार पिछली सीट पर बैठकर कली ने चैन की सांस ली, क्योंकि कबीर के बगल में बैठकर वो काफी परेशान हो चुकी थी। बार बार सोनी का उसे छेड़ना और कबीर की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस करना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था। अब की बार पूरे सफर में सोनी और कली सोते हुए जा रही थी। गाड़ी की शांति भंग करने के इरादे से जेसिका ने गाना चला दिया। कबीर का ध्यान भी कली के पीछे चले जाने पर सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग और आगे की तरफ ही था, लेकिन फ्रंट मिरर से वो उसे देख लिया करते थे, जो आराम से सो रही थी। अचानक से गाड़ी में रोमांटिक गाना बजने पर उन्होंने एक नज़र जेसिका की तरफ डाली। जेसिका यही तो चाहती थी कि कबीर उसकी मौजूदगी को भी नोटिस करे, और वो इस काम में सफल भी रही। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशियों पर कबीर ने पानी फेर दिया। जब गाना बंद हुआ तो अचानक से उसने आंख खोलकर कबीर की तरफ देखकर इशारों में ही कारण पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे ये गाना पसंद नहीं है। अपने भाई की इस हरकत के बाद तो सोनी का मन उछलने लगा था। उसने तो खुशी में ये भी बोल दिया कि हो बिग ब्रदर तुझसे ग्रेट हो, क्योंकि जब से जेसिका ने चालाकी के साथ अपनी सीट बदली थी और रोमांटिक गाने का मजा ले रही थी, उसकी हरकत देखकर सोनी अंदर ही अंदर कुल रही थी। उसका बस चलता तो वो कब का जेसिका को उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक ही देती। उसने तो बाहर घूमने की प्लानिंग में जेसिका को शामिल ही नहीं किया था, लेकिन उस वक्त ना जाने माँ के दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी कि उन्होंने अचानक से जेसिका को भी सफ़र में आमंत्रित कर लिया। वो अपने बेटे को बदलता हुआ देखकर काफ़ी खुश थी, लेकिन उनकी होने वाली बहू ही इन मामलों में काफ़ी बेवकूफ़ निकली। जहाँ आजकल की लड़कियां अपने प्रियतम के साथ को तरसती हैं, वही उनकी बहू तो अपने होने वाले पति से ऐसे दूर भाग रही थी जैसे अगर वो उनके पास रही तो वो उसे काट खाएगा। लेकिन शायद उन्हें ये बात नहीं पता थी कि कली की यही प्यारी प्यारी हरकतें कबीर को उसके और करीब खींच रही थी। ये मासूम हरकतें कबीर के मन में उसके लिए और भी प्यार बढ़ाने का काम कर रही थी। गाड़ी में क्या हो रहा है, इस बात से पूरी तरह से बेफिक्र कली पिछली सीट पर नींद का आनंद उठा रही थी, और उसकी ये हरकत देखकर तो माँ ने सर पकड़ लिया, क्योंकि वो अपने इसी मोहरे से तो अपने अड़ियल बेटे को मात देने की सोच रही थी, और उनका बेटा यही मोहरा सबसे फिसड्डी निकला। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए उन्होंने कली को जोर से हिलाया। हड़बड़ाहट में उसने आँख खोलते हुए पूछा, क्या हुआ? भूकंप आ रहा है क्या? गाड़ी क्यों हिल रही है? क्या हम लोग सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे? वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, कबीर जी गाड़ी रोकिए, हम यहीं उतर जाते हैं और गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, भूकंप आ रहा है। माँ ने एक बार फिर से कली की हरकत को देखकर अपना सर पीट दिया। उसको इस तरह हड़बड़ाहट में घबराता हुआ देखकर कबीर ने सही जगह देखकर एक जगह गाड़ी रोक दी और साइड में पानी की बोतल निकालकर कली की तरफ आते हुए उससे पानी की बोतल पकड़ाया और बाहर निकलकर मुंह धोने और पानी पीने के लिए कहा। सब कुछ नॉर्मल देखकर एक बार फिर से अपनी बेवकूफ़ी पर खींचते हुए कली ने उनके हाथों में पकड़ी हुई पानी की बोतल ले ली और उनके कहे अनुसार मुंह धोकर पानी पीने लगी। लेकिन इस छोटे से मोमेंट्स में माँ को अपने बेटे द्वारा उनकी होने वाली बहू का ख्याल रखते हुए देखकर काफ़ी राहत महसूस हुई और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी, जो बयां कर रही थी इस बात को कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने यही तो चाहा था कि उनका बेटा फिर से पहले जैसा हंसता मुस्कुराता सामान्य इंसान बन जाए, और कली के जीवन में आने के बाद काफ़ी हद तक कबीर ने अपने आप को बदल लिया था और लगातार बदलने में प्रयासरत भी थे। माँ की इस बात से काफ़ी खुश थी। अब तक तो सोने के दिल को भी काफ़ी राहत पहुँच चुकी थी, क्योंकि उसने इस सफ़र में यही तो चाहा था कि उसके भाई और भाभी एक दूसरे के नज़दीक आएँ और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। माँ बेटी का ये प्रयास सफल हो रहा था, इस बात की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। इधर जेसिका अपना प्लान फेल होते हुए देखकर अंदर ही अंदर कुल रही थी। माँ को इस यात्रा में घूमने के साथ साथ बच्चों का एक और काम पूरा करवाना था, जो कुंडली के मिलान के वक्त गुरुजी ने उन्हें बताया था। यही वजह थी कि सोने के कहकर उन्होंने कबीर को इस सफ़र के लिए तैयार करवाया था। जानती थी कि सोने के कहने पर कबीर कभी भी मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कुंडली दोष और उसके निवारण की बात उनके सामने रखती तो वो तुरंत इस बात को खारिज कर देते और कभी भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते। सफ़र ख़त्म हो चुका था और वो सभी अपनी मंजिल तक पहुँच चुके थे।
इतनी खूबसूरत जगह थी। यहाँ के नयनाभिराम दृश्य सभी को मनमोहित कर रहे थे। हर कोई यहाँ के मनोरम दृश्य को अपने नैनों में कैद करना चाहता था। सफ़र लंबा था, लेकिन यहाँ आकर सबकी थकावट दूर हो गई थी। कल इस सफ़र में चाहे जितना भी परेशान रही हो, लेकिन यहाँ आकर उसका मन खिल उठा था। यहाँ आकर तो वो पूरी तरह से बच्ची हो गई थी और बच्चों जैसी हरकतें भी कर रही थी। कभी फूलों को निहार कर खुश हो रही थी, तो कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। कोई था जो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी आने वाली खुशियों को भी अपनी आंखों में समेट रहा था। उसका बचपना और उसकी मासूमियत कबीर के दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी। उनका बस चलता तो वो अपनी भोली बीवी को अपनी बाहों में समेटकर अपने दिल का हाल सुना देते, लेकिन वो तो आज भी उनकी आंखों की भाषा पढ़ना नहीं सीख पाई थी और ना ही उनके दिल का हाल जानने की कोशिश कर रही थी। वो तो आज भी उनसे अजनबियों जैसा ही व्यवहार कर रही थी। उनके परिवार को तो अपना लिया था, लेकिन उन्हें अब तक अपना नहीं पाई थी। कभी कभी तो कबीर को ऐसा लगता कि कहीं कली सचमुच ही उन्हें छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि उसने तो कभी उन्हें प्रेम किया ही नहीं। वो तो बस इंसानियत के नाते उनके परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए इस रिश्ते के लिए हामी भरी है। उसका बेपरवाह इश्क कबीर के दिल को थोड़ा सा उदास जरूर कर देता था, लेकिन कबीर हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। उनको इस तरह अपनी ही सोच में डूबा हुआ देखकर सोनी ने उनके पास आकर कंधे पर झटका देते हुए पूछा, क्या भाई, इस नैसर्गिक सौंदर्य में भी आपको अपना हॉस्पिटल और वहाँ के मरीज ही याद आ रहे हैं? आपके चेहरे की चिंता की रेखाएं कम से कम यहाँ तो नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो सब बहुत कुछ सुकून और आनंद में है। कम से कम यहाँ तो खुश हो लो। इतने में ही माँ उनके पास आकर अपना फरमान जारी करते हुए बोली, तुम दोनों को गाड़ छोड़कर उस पवित्र कुंड में स्नान करना है और वहां से जल भरकर शिव पार्वती को स्नान करवाना है। ये गुरुदेव का आदेश है। विवाह से पूर्व तुम दोनों को ये रस्म करनी होगी, ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद सदा तुम दोनों पर बना रहे। कली जो अब तक बच्ची बनी उठती फिर रही थी, अचानक से ये सुनकर स्तब्ध रह गई और माँ से पूछ बैठी, मैं इनके साथ कैसे स्नान कर सकती हूँ? मुझे तो शर्म आएगी। क्या कोई और तरीका नहीं है इस पूजा का? कली ने तो कह दिया था, लेकिन माँ और सोनी उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी थी और कबीर तो इधर उधर देखकर अपनी झेप पिटाने की कोशिश में लग गए। माँ कली के पास आकर उसके चेहरे की मासूमियत की नज़र उतारते हुए बोली, बहू रानी, ये रस्म होने वाले पति के साथ की जाती है। हाँ, ये मानती हूँ कि तुम्हारा पति थोड़ा खड़ूस ज़रूर है, लेकिन मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है। यहाँ पर वह तुम्हारी रक्षा भी करेगा और सम्मान भी। इसीलिए निश्चिंत होकर अपने होने वाले पति के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शिव पार्वती के आशीर्वाद को अर्जित करो, जो भावी जीवन में तुम दोनों के काम आएगा और तुम्हारे इस रिश्ते को पूर्ण प्रगाढ़ता प्रदान करेगा। कबीर को धोती पहनकर हवन कुंड में स्नान करना था। उनको धोती पहनने में कठिनाई होती, इसीलिए उन्होंने माँ से धोती पहनने के लिए मना करना चाहा, लेकिन आजकल मार्केट में बनी बनाई धोती उपलब्ध है, इसीलिए माँ उनके लिए रेडीमेड धोती ही लाई थी। क्योंकि वो अपने बेटे का स्वभाव अच्छी तरह से जानती थी, वो उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वो इस रस्म को करने से पीछे हटे। दोनों हवन कुंड की तरफ स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। कली के अंदर एक अनजानी सी घबराहट और कपकपी थी, जो कबीर के साथ इस रिश्ते की शुरुआत को लेकर हो रही थी। उन्हें एक हाथ में जल चढ़ाने वाला पात्र था और दूसरे हाथ में उन्होंने कली का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि वहां पर कई जोड़े इस रस्म को निभा रहे थे। इसीलिए रास्ता पानी के कारण फिसलन भरा हो गया था। उनके हाथ का स्पर्श कली को सुकून दे रहा था, लेकिन मन की घबराहट कम नहीं हो रही थी, जो कबीर के आसपास होने से उत्पन्न हो रही थी। सोने जब तक दोनों नजर आते रहे, उनका वीडियो बनाती रही, लेकिन जब वो आंखों से ओझल हो गए तो वो माँ से बातें करने लगी और दूर बैठी जेसिका मोबाइल देख रही थी। उसके हिसाब से तो इन जैसे नाटकों से उसे कोई मतलब ही नहीं था। सोनी अपने भाई और भाभी की हर एक मोमेंट की वीडियो बना रही थी। वह जेसिका इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो यहाँ आकर बेवजह इरिटेट हो रही थी। वो उन लोगों से दूर बैठी मोबाइल चला रही थी। पूजा में विघ्न डालते हुए कबीर का मोबाइल बजने लगा। उस पर बार बार किसी का फ़ोन आ रहा था। कबीर ने मजबूरी में माँ की तरफ आंखें उठाकर देखा तो माँ ने इशारे में ही फ़ोन ना उठाने का आदेश दिया, जिस पर मन मार कर कबीर को फ़ोन साइलेंट पर रखना पड़ा। मजबूर वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि ज़रूर फ़ोन हॉस्पिटल से होगा और किसी इमरजेंसी केस पर ही बातचीत करनी होगी, तभी बार बार फ़ोन की घंटी बज रही है। वरना इस वक्त सभी जानती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर आए हैं, इसलिए इस खास वक्त में कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा।
का एक प्रयास और असफल रहा, क्योंकि उसने ही हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, जिसे वो तान्या के समय से जानती थी, उसको पैसे देकर पूजा में विघ्न उत्पन्न करने की नाकामयाब कोशिश की थी। लेकिन माँ ने एक बार फिर से उसके घिनौने कारनामों को अपनी चालाकी से ध्वस्त कर दिया था। जेसिका एक बार फिर से चिढ़कर अपने मोबाइल में समय बिताने लगी। उसका यहाँ लोगों के साथ जरा भी मन नहीं लग रहा था। वो तो चाह रही थी कि किसी भी वजह से ये पिकनिक कैंसिल हो और वो फिर से रायचंद मैंशन लौट जाए, क्योंकि जिस तरह से कबीर कली को रस्मों को निभाते हुए एक दूसरे से जुड़ रहे थे, उसका मन उतना ही कली को लेकर घृणा भाव से भर रहा था। माँ ने एक आध बार इशारा करके उसको पास बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उनके इशारों को नज़रअंदाज कर दिया। पूजा की सारी रस्में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी थी। सभी ने गुरुदेव का आशीर्वाद दिया और अब उन्हें आगे घूमने के लिए जल्दी ही निकलना था। वहां उपस्थित कुछ लोगों से सही जानकारी लेकर कबीर एक बार फिर से अपनी फैमिली के साथ अपने खूबसूरत सफर पर निकल चुके थे। रास्ते हरे भरे पेड़ों और फूलों से भरे पड़े थे। वहाँ की खूबसूरती काफ़ी मन लुभावन थी, जिसे देखकर कली तो कुछ पल के लिए ये भी भूल गई थी कि वो कबीर के बगल में बैठकर ये सफ़र एंजॉय कर रही है। कई जगहों की मनमोहक खूबसूरती देखकर वो बच्चों की तरह उछल पड़ी और कबीर के हाथों पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए इशारों से उन्हें उधर देखने को कहने लगती। वो वादियाँ कबीर को तानिया के जाने के बाद सूनापन लगने लगी थी। वहीं आज ये खूबसूरत वादियाँ उनके मन को सुकून पहुंचा रही थी, क्योंकि कली अकेले में तो कभी उनको समय नहीं देती थी। उन्हें देखते ही इस तरह का व्यवहार करती थी जैसे वो उसके लिए अजनबी हों। लेकिन आज इस आध्यात्मिक जगह और यहाँ की खूबसूरती का सम्मोहन था जो कली पूरी तरह से अपने बचपने पर उतर आई थी। कली खूबसूरत फूलों और कलियों से अटखेलियाँ करते हुए एक मासूम खूबसूरत परी जैसी लग रही थी। इल्म नहीं है तुमको कि तुम कितनी खूबसूरत हो। इस बंधे समा में भी तुम फिजा सी बह रही हो। सूरज भी तप रहा है तुम्हें देखकर और तुम शांत चंचल नटखट सी उजाले में भी चमक रही हो। कबीर को उसका यह नया रूप काफ़ी भा रहा था। वो तो यहाँ की खूबसूरत वादियों में इस कदर खोई हुई थी कि इस वक्त उसे कबीर का गुस्सा और उनका अकड़पन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खूबसूरत पलों को एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए उसने कबीर के स्वभाव से जुड़े उन पहलुओं के बारे में कुछ देर सोचना ही बंद कर दिया था। दोनों के नए रूप को देखकर माँ और सोनी काफ़ी खुश हो रही थी। वही जेसिका जल भुनकर खाक बन रही थी। उसका बस चलता तो वो यहीं कहीं किसी खाई में कली को हमेशा के लिए दफन कर देती। कुछ आगे चलने पर अचानक से कबीर को गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ा। कली इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी, तो ब्रेक लगने की वजह से उसका सर डैशबोर्ड से टकराया। उससे पहले ही कबीर ने अपना हाथ उसके सिर के नीचे रख दिया। कली ने नज़र उठाकर आश्चर्य से कबीर की तरफ देखा। आज ना जाने क्यों से कबीर की आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। ये यहाँ के खूबसूरत वातावरण का असर था या फिर इसके पहले उसने कभी कबीर की आंखों में झांकना ज़रूरी ही नहीं समझा था। लेकिन फिर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल कर ठीक तरह से बैठते हुए उसने कबीर से कहा, सब कुछ ठीक चल रहा होता कि फिर से अचानक से आपको क्या हो जाता है? अब इस तरह से बिना बताए अचानक से गाड़ी रोकने का क्या मतलब था? क्या हम यहाँ जंगलों में रात बिताने वाले हैं? उसके नॉन स्टॉप बकबक को सुनकर कबीर ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और सामने देखने के लिए कहा। सामने गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे आगे कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिस वजह से आगे का रास्ता जाम हो गया। इस बार कली खुद की बातों पर खुद ही झेप गई और धीरे से कबीर को सॉरी बोल दिया। लेकिन कबीर भी इस वक्त उसकी खिंचाई करने के मूड में थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाई करते वक्त तो इतना ज़ोर से बातें करती हो कि आसपास के लोग भी देखने लगते हैं, और सॉरी इतना धीरे बोल रही हो कि मैंने भी ठीक से नहीं सुना। पीछे बैठी माँ और सोनी कब से दोनों की बातों के मज़े ले रही थी। सोनी ने दोनों को छेड़ते हुए कहा, मेरे प्यारे भैया भाभी, आप लोगों का प्रेमालाप हो गया हो तो क्या हम ये जान सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा? अपनी नोकझोंक में उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि पीछे और भी लोग हैं जो उनकी बातों को बड़े ही ध्यान और चाव से सुनकर मज़े ले रहे हैं, सिर्फ जेसिका को छोड़कर। कबीर ने एक बार फिर से अपना रूड बिहेवियर अख्तियार करते हुए कली की तरफ नाराज़गी से देखा और फिर गाड़ी से उतरकर आगे का हाल चाल लेने के लिए बाहर निकल गए। कुछ टाइम जाम में फंसे रहने के बाद सब घर आ चुके थे। सब थके हुए थे तो अपने अपने कमरे में आकर जल्दी ही सो गए। लेकिन कली की नींद तो उससे जैसे रूठी हुई थी। आज जो भी हुआ वो सब उसकी आंखों के आगे किसी रील की तरह घूम रहा था। कबीर का उसका कस के हाथ पकड़ना, उसका सर डैशबोर्ड पे टकराने से बचाना और उनकी वो समुद्र जैसी गहरी नीली आंखें जिनमें उसे अपने लिए कुछ अलग ही नजर आया। वो सोचते हुए कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी।
उसकी बेचैनी ने उसका गला सुखा दिया था और आज घूमने की वजह से जग में पानी भी नहीं रखा था। कली किचन में चली गई। पानी पीकर जैसे ही मुड़ी उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने कबीर खड़े होले से मुस्कुरा रहे थे। वो नजरें बचाकर उनके राइट साइड से निकलने लगी तो कबीर ने उसी साइड आकर उसका रास्ता रोक लिया। लेफ्ट से निकली तो लेफ्ट में आ गए। उसने एक सरसरी नज़र उनकी आंखों में डाली और फौरन ही हटा ली। हमने सुना है कि किसी को हमारी आंखों की गहराइयों में झांकने से डर लगता है। उसे वाकई में डर था कि अगर उसने इन आंखों की गहराइयों को नापने की कोशिश की तो कहीं हमेशा के लिए इन गहराइयों में डूब के न रह जाए। ये आपसे किसने कह दिया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अच्छा, इसका मतलब हमारी सुनी बात सच है? अगर ऐसा है तो अब बता भी दो कि तुमने क्या कहा था। कबीर की बातों में फंसकर अब कली ने जाना कि वो बेवकूफ़ बन चुकी हैं। दांतों तले अपने जीभ दबाते हुए इस वक्त वो उनसे बचकर निकलने की पूरी कोशिश में थी, क्योंकि आज कबीर की आंखों की तपिश को उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था और उनकी कबीर भी जिसमें वो पिघलकर फिर से कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये बातें तो मैंने सोने से कही थी, फिर कबीर जी को कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बहन मिलकर मेरा पोपट बना रहे हों? फिर वो बचकर भागती उससे पहले ही कबीर ने उसकी बाह को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक से इस तरह खींचे जाने पर उसने ये अपने बचाव के लिए अपना हाथ उनके सीने पर रख लिया, जिसकी निरंतर बढ़ती धड़कनों का एहसास तो अब कली को भी होने लगा था। नहीं आ रहा था कि अचानक से इस अप्रत्याशित घटना के कारण वो खुद घबराई हुई है या फिर उसकी नज़दीकी से कबीर जी की धड़कनें बढ़ गई हैं। कबीर एक हाथ से उसके हाथ को पकड़े हुए थे और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। उनकी निगाहें कली की आंखों में अपने लिए कुछ ढूंढ रही थी, जैसे उन आंखों में वो अपने प्यार की तलाश कर रहे हों। उनकी नज़दीकी आज फिर कली को पिघलने पर मजबूर कर रही थी। आज फिर उनका स्पर्श उसको एक नए एहसास का अनुभव करा रहा था, लेकिन वो जानती थी कि ये सब मात्र पल भर के लिए एहसास है, जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कबीर उसकी आंखों की बेचैनी को पढ़ते हुए बड़े ही प्यार से उसके गालों पर अपना हाथ फिराते हुए पूछने लगे, कली, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वो भी मदहोशी के आलम में बोल उठी, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी आप मुझे वो नज़र आते हैं जिसकी चाहत में रखती हूँ, जो मेरी चाहत है, लेकिन अगले ही पल ये डर लगता है कि कहीं मेरा ये सपना टूट कर बिखर ना जाए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारा सपना है? ये तुम्हारी हकीकत भी बन सकता है। तुम इन आंखों की गहराइयों में उतरने की कोशिश तो करो। तुम्हें जिन गहराइयों से डर लग रहा है, हो सकता है वो गहराइयाँ तुम्हें अपने अंदर समेट कर हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना चाहती हो। तुम्हें इस दुनिया की भेड़ चाल से दूर एक सुकून और सुरक्षा देना चाहती हूँ। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कबीर जी, लेकिन कभी भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया है, इसलिए कदम आगे बढ़ाने से डर लगता है। डर लगता है कि आगे बढ़ते कदम को अगर ठोकर लगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को इतना मजबूत बनाया है ताकि दुनिया के बीच खड़ी रह सकूं। दुनिया में हर इंसान को एक सहारे, एक हमसफर की ज़रूरत पड़ती है कली। क्या कभी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी वो सहारा ढूंढ लेना चाहिए? अगर सहारे ने ही धोखा दे दिया और मुझे बीच मझधार में छोड़कर आगे बढ़ गया तो क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगी? इन्हीं बातों से डर लगता है, इसीलिए बढ़ते कदम भी पीछे खींच लेती हूँ। संभल कर चलना मेरी आदत बन चुकी है कबीर जी। तुम्हारी बातें तुम्हारी आंखों की तरह ही संजीदगी से भरी हुई हैं। क्या तुम्हें कभी मेरी इन आंखों में अपने लिए कुछ खास नजर नहीं आया, या फिर सब कुछ देख समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? इन आंखों में झांक कर तो मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती हूँ। कभी ये आंखें प्यार की बारिश करती हुई नजर आती हैं तो अगले ही पल खूंखारपन और अकड़ के साथ रूड बिहेवियर करती हुई डरा देती हैं। अब आप ही बताइए कि मुझ जैसी मासूम लड़की इन आंखों की हकीकत को कैसे समझ पाएगी? कुछ पल तक तो कबीर उसकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पाए, लेकिन जब उन्हें कली द्वारा की गई अपनी तारीफ में समझ आई तब कली उनकी आगोश से बाहर निकल चुकी थी और कबीर मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फिराते हुए एक बार फिर से अपने स्टडी रूम में जाकर मेडिकल की मोटी मोटी किताबों में दिमाग खपाने लगे। लेकिन कली के नज़दीकी और उसकी बातों का खुमार अब तक उनके एहसासों में शामिल था, जो रह रहकर उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। उसका भोलापन, उसकी मासूमियत और कभी कभी बेफिक्री में कही गई उसकी बातें कबीर को उसकी ओर करीब खींच लेती थी। उसकी पकड़ से छूटते ही वो झटपट से अपने कमरे में भाग गई। झट से दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से चिपक कर अपनी अनियंत्रित सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। कमरे के अंदर भी उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे देख लिया हो और आज उसकी चोरी पकड़ी गई हो।
मुझे जल्द ही सोनी से मिलकर बात करनी होगी कि उसने मेरी पर्सनल बातों को कबीर जी तक क्यों पहुंचाया। अब कबीर जी हमेशा मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। उन्हें तो बस मौका चाहिए मुझे परेशान करने के लिए। और इस बार तो मैंने अपने दिल की बात होठों तक लाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। आह, वो खुद पर ही झुंझला उठी थी। उधर जेसिका तो जब से इस ट्रिप से होकर आई थी, उसका दिमाग ही खराब चल रहा था। उसे इस घर में कली एक आंख नहीं सुहा रही थी। तान्या की जगह कली को लेते हुए देख उसका तन मन जल उठता था। वो तो बस कबीर की वजह से खामोशी की चादर ओढ़े रहने का नाटक कर रही थी, लेकिन मन में कली के खिलाफ उमड़ रहे अनगिनत साजिशों का दौर ठहरा नहीं था। बस उसे किसी ऐसे मौके की तलाश थी जब उसका काम भी हो जाए और लोगों को उस पर शक भी ना हो। जेसिका अपनी बहन तान्या से जितना प्रेम करती थी, कली से उतनी ही नफरत, और यही नफरत उसकी अच्छाइयों को दबाकर कली के खिलाफ उसके मन में जहर घोल रही थी, जिस पर अब उसका नियंत्रण नहीं रह गया था। वो कबीर से प्रेम तो नहीं करती थी, लेकिन तान्या की जगह पर वो किसी और को भी नहीं देखना चाहती थी। यही वजह थी कि अब कली का उस जगह पर काबिज होना उसे ज़रा भी पसंद नहीं आया था। उस पर कबीर की नज़दीकियों से अनियंत्रित हो चुकी अपनी सांसों को संभालते हुए कली मन ही मन सोच रही थी कि ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे कबीर जी के बारे में ऐसे ख्यालात अपने मन में लाने ही नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ये शादी उनके लिए मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जो कुछ दिनों बाद खुद ही समाप्त कर दी जाएगी। फिर वो अपना रूट बिहेवियर चेंज कर मेरे करीब आकर मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर जी का मुझे परेशान करने का यह नया तरीका हो और मैं बेवकूफ़ लड़की उनके इस नए मजाक को गंभीरता से लेकर ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, और जब नींद से आँख खुले तो खुद को ठगी हुई महसूस करूँ। अच्छा हुआ मैंने उनके सामने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, वरना ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचने लग जाते। वैसे भी पहली मुलाकात से ही मेरे बारे में बहुत सी गलतफहमियां पाल कर बैठे हैं। कबीर स्टडी टेबल पर बैठे हुए मोटी किताबों के पन्ने पलटते मुस्कुराकर मन ही मन यही सोच रहे थे। जितनी मासूम दिखती हो वैसी हो नहीं। मन की बातें आंखों से बयां हो जाती हैं, लेकिन जुबान पर लाने में कतरा रही हो। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाले बंदा नहीं हूँ। जल्दी तुम्हारे इस बेपरवाह इश्क को मुकम्मल इश्क में बदल दूंगा, और तब जाकर मेरे बेचैन मन को सुकून नसीब होगा। कल से विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी, इसलिए आज का ही दिन बचा था बाकी रह गए कामों को निपटाने के लिए। जैसे जैसे विवाह की घड़ियां नजदीक आ रही थी, कली की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल का हाल बयां कर पाती। जिससे रिश्ता जुड़ने जा रहा था, उन्होंने तो पहले इस रिश्ते को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम देकर दोनों के बीच दूरियां बना रखी थी। बाकी लोगों के सामने वो इस रिश्ते की सच्चाई उजागर नहीं कर सकती थी। कल ही सुबह ही उसके पेरेंट्स भी यहाँ पहुँचने वाले थे। जैसे जैसे रस्मों की घड़ियां नज़दीक आ रही थी, उसी रफ्तार से उसके मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो करने जा रही है वो सही है या गलत। आज की रात भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। किचन में जाकर अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर वो मन हल्का करने के लिए छत पर टहलने चली गई। लेकिन वहाँ तो पहले से ही कोई था, जिसकी धुंधली परछाई और मुंह से उड़ता सिगरेट का धुआं नजर आ रहा था। उसने अपने कदम पीछे लेने चाहे, लेकिन उस आकृति ने उसके कदम बढ़ने से पहले ही वही रुकने के लिए कहा। जैसे जैसे वो आकृति उसके करीब पहुंच रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वो आकृति उसके बेहद नजदीक आकर आंखों में आंखें डालकर पूछ बैठी, तुम अब भी मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? कल से हमारी रस्में शुरू हो जाएंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने दिल की बात बताकर मुझे कह देनी चाहिए? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ जिसके लिए तुम्हारे पास तारीफ के दो शब्द नहीं हैं? बुराइयाँ तो बहुत करती हो, क्या इतने दिनों में मेरी कोई अच्छाई तुम्हें नजर नहीं आई? तुम क्या चाहती हो? घुटनों के बल बैठकर तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगूं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराने के लिए ये भी कर सकता हूँ। कली कुछ समझ पाती उससे पहले ही कभी सचमुच घुटनों में बैठकर जेब से अंगूठी निकालते हुए उसके हाथों में पहनाकर कहने लगे, कली, आई लव यू। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसे मैं अपनी नफरत समझता था, कब वो प्यार में बदल गया इसका एहसास मुझे भी काफ़ी देर से हुआ। जब तक मुझसे भागती फिर रही थी और मुझसे बातें करती थी, तब तुम्हारी एक झलक के लिए तरस जाता था। यही वजह थी कि मैं तुम्हें परेशान करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता था। अब तुम ही बताओ, इसमें मैं बुरा कैसे हो गया? मैं अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, लेकिन क्या तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर सकती?
तान्या तो सब समझ जाती थी, मेरे बिना कुछ कहे ही वो मेरी अनकही बातों को भी समझ लेती थी। तुम्हें मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे वही एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे तान्या दोबारा मेरे जीवन में वापस लौट आई है। लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तान्या की जगह कोई और ले। बस यही कारण था कि शुरुआत में मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया। लेकिन मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें परेशान करके कभी मुझे सुकून नहीं मिलता। जब तुम मेरे सामने होती थी तो तुम मुझसे चिढ़ होती थी, लेकिन नज़रों से ओझल होते ही मेरी निगाहें फिर से तुम्हें तलाशना शुरू कर देती थी। अब तुम ही बताओ, ये सब क्या है? कली तो जड़वत होकर उसकी सभी बातें सुन रही थी। उसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है और क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कबीर जैसा अकड़ू इंसान उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का कुछ इस तरह से इजहार भी कर सकता है। और आज अपना पास्ट उसके सामने खोलकर कबीर ने उसकी कई अनसुलझी पहेली भी सुलझा दी थी। आज वो बहुत खुश थी, लेकिन अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी। वो उनके गले लगकर उनके एहसास को अपने अंदर समा लेना चाहती थी, लेकिन उसके कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये सब इतना अचानक हो रहा था कि उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कबीर के कंधे पर सर रखकर वो भी अपने इस बेपरवाह इश्क की सारी बेड़ियां तोड़ अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन उसका संकोची स्वभाव एक बार फिर से उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। न जाने क्यों उससे ये सब हकीकत नहीं, ख्वाब लग रहा था कि उसने कुछ कहा या किया तो ये खूबसूरत ख्वाब टूटकर बिखर ना जाए। काफ़ी देर तक अपने घुटनों पर बैठे बैठे कबीर को कली के कुछ ना बोलने से गुस्सा आने लगा था। वो तो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। वो अपनी अलग ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि कबीर पिछले काफ़ी समय से अपने घुटनों पर बैठे हुए उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जब कबीर को लगने लगा कि कली आगे कुछ कहने वाली नहीं है, तो गुस्से में झुंझलाकर खड़े हो गए और अपने घुटनों को सहलाते हुए, जो कि काफ़ी देर तक मोड़कर बैठने के कारण अकड़ गए थे, कली की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोले, ओ हेलो मैडम, किस दुनिया में पहुंच गई? मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी तुम्हारे पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। मेरे पीठ पीछे और अब तो मुंह के सामने भी मेरी बुराइयां बहुत गिनती हो, और आज जब प्यार का इजहार करने की बारी आई तो ऐसे शांत हो गई जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उनकी बातों को सुनकर कली ने अपनी सोच से वापस लौटते हुए उनको अपना घुटना सहलाते देखकर बड़े ही मासूमियत से सवाल किया, आपके पैरों को क्या हुआ? जिस पर कबीर खींचते हुए बोले, सब आपकी मेहरबानी है मोहतरमा। चला था अपने व्यवहार से उलट आशिकों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने, लेकिन तुमने सर पर चढ़े प्यार के भूत को पल भर में ही उतार कर फेंक दिया। ना कभी घुटनों पर बैठने की सोचूंगा और ना ही किसी लड़की को प्रपोज करने के बारे में। मैं जैसा हूँ वैसा ही भला हूँ, कम से कम सही सलामत तो हूँ। अगर तरह से कंफ्यूज कबीर की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई और था जो उनकी इस खट्टी मीठी यादों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था और इनकी चटपटी बातों का मज़ा भी ले रहा था। इस वक्त माँ के कमरे में सोनी कैमरा ऑन करके कुछ देर पहले छत पर हुई कबीर और कली की झड़प का माँ के साथ मज़ा ले रही थी, और माँ उसके सर पर टपली मारते हुए कह रही थी, ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया। ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ निकली। मैं अपने बेटे को खड़ूस समझ रही थी, लेकिन वो बेचारा तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। लेकिन अपनी इस बेवकूफ़ बहू का मैं क्या करूं? हे भगवान, जो सामने से इसके इजहार को भी नहीं समझ पा रही है, अब इस मामले में भी हमें कुछ करना होगा। सोनी वीडियो देखकर मग्न होते हुए हंसकर कह रही थी, सचमुच आपके बेटे और बहू दोनों ही वन पीस आइटम हैं। दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक एक दूसरे के दिल की बात को समझ भी नहीं पाए। अगले दिन कबीर गुस्से में अपनी टाई बांध रहे थे, लेकिन गुस्से के कारण वो ठीक से बंध ही नहीं पा रही थी। रात की अपनी बेवकूफ़ी पर झुंझला रहे थे। उसका बिहेवियर याद करके उनका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। सामने से जा रही जेसिका ने जब उन्हें इस तरह देखा तो उनके पास आकर उनकी टाई ठीक करने लगी, लेकिन तभी माँ कली को लेकर कबीर के कमरे में पहुंची और जेसिका और कबीर को इतने करीब देखकर कली को इशारा किया वो जेसिका को हटाकर खुद कबीर की टाई ठीक कर दी, लेकिन यहाँ भी उन्हें उनके बेवकूफ़ बहू गच्चा दे गई। सासू माँ के इशारों को समझते हुए कली ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आंटी जी, मुझे टाई बांधना नहीं आता। उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर कबीर एक बार फिर से चिढ़ गए और अपने गले से टाई निकालकर बिस्तर पर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। पीछे से कली हाथ में ली हुई कॉफ़ी का मग लिए उन्हें आवाज़ लगाती रह गई,
लेकिन वो वापस नहीं लौटे। उसकी इस हरकत पर जेसिका भी मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। और माँ सर पर हाथ रखकर अभी भी बेटी और बहू की हरकतों से सदमे में थी। कली उन्हें उनकी सोच से बाहर लाते हुए झंझोड़ कर बोली, आंटी चलिए चलते हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब इस कॉफ़ी का क्या करूं? ये तो बेकार हो गई। सोनी जो अब तक इस इंतजार में थी कि माँ ने मामला सुलझा दिया होगा, कबीर को गुस्से में बाहर जाता हुआ देखकर वो कमरे में आकर माँ को इस तरह सदमे में देखकर सब समझ चुकी थी कि उनके बेटे बहू ने एक बार फिर से स्यापा कर दिया है। हॉस्पिटल आकर भी कबीर का मुंह उखड़ा उखड़ा हुआ था। कल रात जिस तरह से कली ने अनजाने में ही उनका मजाक बना दिया था, उस बारे में सोचकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। इस वक्त तो अपने आप को कोस रहे थे कि उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कली उनसे प्रेम नहीं करती और ना ही उनके इजहार का उनकी नज़र में कोई महत्व है। उन्होंने कली को लेकर जो कुछ भी देखा और समझा, वो सब बस उनकी आंखों का धोखा था, जो एक तरफा गलतफहमी के कारण उन्होंने महसूस किया। जब उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात उसके सामने रख दी थी, फिर वो किस तरह से इस इजहार को सच मान लेती। उसका बेपरवाह इश्क बेपरवाह ही रह गया। वहाँ सोनी के साथ बैठकर इस गंभीर मसले पर विचार विमर्श कर रही थी। सोनी का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था और फिर माँ सर पर हाथ रखे अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। जेसिका अपने कमरे में आराम से मोबाइल पर गाने सुन रही थी और आज सुबह हुई झड़प के बारे में सोच कर मजा ले रही थी। कली की बेवकूफ़ी की वजह से जेसिका को एक अच्छा खासा मौका हाथ लग गया था। उसे समझ आ चुका था कि उसे किसी भी तरह की खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बेवकूफ़ लड़की के ज़रिए ही उसकी ज़िंदगी को नर्क बना सकती है। जिस तरह की बेवकूफ़ी ये लड़की करती है, कोई भी समझदार इंसान इसे झेल नहीं सकता और कबीर जैसा इंसान तो इसे एक झटके से अपनी ज़िंदगी से उखाड़ कर बाहर फेंकेगा। हल्दी मेहंदी के साथ विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थी। मेहमान और परिवार वालों की भीड़ भाड़ में वक्त कैसे आगे बढ़ रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कल इस विवाह के सभी रस्मों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जिम्मेदारी समझकर निभा रही थी और कबीर अपने एक तरफा प्रेम को बस ढो रहे थे, क्योंकि उस रात की घटना के बाद उन्होंने दोबारा कली से इस विषय में बात ही नहीं की। लेकिन उनका ऐसा रूखापन कली को भा नहीं रहा था। आज कबीर और कली के विवाह का दिन भी आ गया था, जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन अचानक से कबीर को अपने किसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल में बुलाया गया था, जो काफ़ी क्रिटिकल केस था, जो डॉक्टर कबीर के बिना असंभव था। इस वक्त हॉस्पिटल वालों को उनकी सख्त ज़रूरत थी। पहले तो इस खबर को सुनकर वो भी कुछ देर के लिए परेशान दिखे, क्योंकि इस वक्त विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थी, इकट्ठा होने लगे थे और दुल्हाई मंडप छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाए, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगले ही पल फर्ज को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने हॉस्पिटल जाने का निर्णय लिया। इस बारे में जब कबीर ने माँ से बात की तो पहल तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कबीर के ये समझाने पर कि किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है और अगर उस इंसान का जीवन बच गया तो यह हमारे रिश्ते के लिए सच्चे मन से मांगी हुई दुआ होगी। कबीर ने माँ से वादा किया कि वो इस वक्त से पहले वापस लौट आएंगे। माँ ने भी बेटे की बातों को सही मानकर हाँ कह दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कबीर के लिए उनका फ़र्ज सबसे पहले आता है। आज तक कभी भी वो अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटे, फिर आज कैसे हट जाते। कबीर हॉस्पिटल जा चुके थे, बाकी रस्में कली के साथ पूरी की जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर कबीर ने अपना डॉक्टरों वाला कोट अपने तन पर डाला और चल पड़े अपने कर्तव्य पथ पर। रस्मों के बीच बैठी हुई कली का मन घबरा रहा था। इन खूबसूरत पलों और शादी की तमाम रस्मों के बीच आज ना जाने ये कैसी घबराहट थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। उसकी नज़र किसी की तलाश में बार बार दरवाजे पर जाती और फिर वापस निराश होकर लौट आती। उसकी आंखों का इंतज़ार माँ को बखूबी समझ आ रहा था, क्योंकि उनकी आंखें भी अपने बेटे के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी। लोगों की भीड़ भाड़ में और तमाम रस्मों के साथ वक्त आगे सरक रहा था। हॉस्पिटल में भी कबीर का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कुछ रस्मों के बाद माँ ने कली को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब आगे उसे आराम नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यही कुछ वक्त कली के पास था जिनमें वो अपने शरीर को थोड़ा आराम दे सकती थी। एकांत में आकर कली और भी घबराने लगी थी। आराम करने की जगह उसका मन घबरा रहा था। अपनी बेचैनी का कारण उसे समझ भी नहीं आ रहा था। इस तरह घबराहट का कारण क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपना परेशानी में है, लेकिन कौन हो सकता है? सभी तो मेरी नज़रों के सामने ही एकत्रित हैं। फिर अचानक ही उसकी आंखों के सामने कबीर का चेहरा घूमने लगा और उनके साथ बिताया हर वो पल याद आने लगा जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके पास इस वक्त कबीर का नंबर भी नहीं था जिस पर बात करके वो अपने मन की घबराहट कम कर पाती।
घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सबकी निगाहें कबीर के आने का इंतजार कर रही थी और कली की बेचैनी का तो आलम ही अलग था। और दूर कहीं गाना बज रहा था, आ जा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ऑपरेशन खत्म होते ही कबीर हॉस्पिटल से सीधे घर के लिए निकल चुके थे। उन्हें भी घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि दूल्हे का इंतजार उनके दुल्हन और बाकी सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे। घर पहुंचने की जल्दी थी, गाड़ी की रफ्तार तेज थी और कबीर के दिमाग में इस वक्त कई तरह की बातें चल रही थी। तभी सामने से आ रहा ट्रक सीधा आकर कबीर की गाड़ी से टकराया और गाड़ी के आगे का पोर्शन चकनाचूर हो गया। इधर माँ के हाथों से फोन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और माँ धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जारी है, क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए बेपरवाह इश्क में।